नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं 17 अप्रैल की सुर्खियां। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। पहले मामला बताते हैं, फिर सुनवाई बताएंगे। 2019 में सीए एनआरसी का जमकर विरोध हो रहा था। सरकार के कुछ मंत्री और भाजपा नेता इस विरोध का विरोध कर रहे थे। अभी के सूचना प्रसारण मंत्री और तब के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक विवादित भाषण दिया था। इसी भाषण में उन्होंने कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे जो बात है वो आपको पता है। लोकसभा सांसद परवेश वर्मा ने भी विवादित बयान दिया था। सीपीआईएम नेता बृंदा करात और केएम तिवारी ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी। पिटिशनर्स का दावा है कि अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा ने लोगों को भड़काने की कोशिश की थी और नतीजतन दिल्ली में 2 अलग अलग प्रदर्शन स्थलों पर गोलीबारी की घटनाएं हुई। आईपीसी की धारा 153A धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153B और 295A भड़काऊ भाषण समेत कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया था। ट्रायल कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। फिर पिटिशनर्स ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। जून 2022 में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया। अदालत का दावा था कि दिल्ली पुलिस ने प्रारंभिक जांच की थी और निचली अदालत को सूचित किया था कि कोई स्पष्ट संज्ञेय अपराधी नहीं था। हाईकोर्ट में बात नहीं बनी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आज इसी मामले में सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले को 3 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। देश के गद्दारों को गोली मारो वाले हिस्से का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा कि गोली मारो निश्चित रूप से कोई मेडिकल नुस्खे के संदर्भ में तो नहीं कहा गया था। दूसरी सुर्खी बिहार से है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने की वजह से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस ऐलान को चुनावी कदम बताया जा रहा है। आप पूछेंगे क्यों? तो हुआ यूं कि करीब 4 महीने पहले दिसंबर में जहरीली शराब पीने की वजह से छपरा में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और मुख्यमंत्री ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया था। विधानसभा में जब विपक्ष ने मुआवजा देने की मांग की तब भी नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था। कहा था, जो गंदा शराब पिया वो मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस बार मुख्यमंत्री की हमदर्दी लौट आई है। हालांकि मुआवजा देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन एक शर्त रख दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक के परिजनों को मुआवजा तभी दिया जाएगा जब उसके परिवार के सदस्य जिला अधिकारी को लिखित में देंगे कि अवैध शराब से ही उनके परिजन की मौत हुई है। साथ ही उन्हें उस स्रोत का भी खुलासा करना होगा जहां से शराब खरीदी गई थी। सुनिए। अब जिस परिवार का कोई मरा, उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ले लिए, पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफी, उनको तो दुख है, तकलीफ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब, शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए। और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज का, जिसका भी डेथ हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं ना भाई। तो एक एक चीज को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज तो कर ही रहे हैं। लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है। तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें। अगली सुर्खी कर्नाटका से है। चुनाव के पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम और 6 बार विधायक रहे जगदीश शेट्टार ने आज बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शेट्टार को कांग्रेस ज्वाइन करवाया। शेट्टार अपनी पारंपरिक सीट हुबली धारवाड़ से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने शेट्टार को टिकट नहीं दिया था, जिसकी वजह से शेट्टार काफी नाराज थे। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद उन्होंने कहा था कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, टिकट मिले या ना मिले। बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली मिलने के लिए भी बुलाया था। हालांकि बात नहीं बनी और शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। 6 बार के विधायक शेट्टार राजनीति में आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। 1994 में पहली बार विधायक बने
उत्तरी कर्नाटक में शेट्टार की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। जुलाई 2012 में वो करीब 10 महीनों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बने। ये वो समय था जब 5 साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बनाए थे, येदियुरप्पा, सदानंद गौड़ा और जगदीश शेट्टार। 67 साल के शेट्टार विधानसभा में नेता विपक्ष और स्पीकर की भूमिका भी निभा चुके हैं। शेट्टार ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि वो कभी भी एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ऐसा बनने के लिए मजबूर किया। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता रहे लक्ष्मण साधवी भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्हें भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। तो ये हो गई टिकट की बात। कर्नाटक में चुनाव प्रचार जारी है और आज कांग्रेस ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। 2011 में हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है। कि आप ओबीसी की बात करते हो, ओबीसी की भागीदारी की बात करते हो, ओबीसी को पावर देने की बात करते हो, भारत की प्रगति में शामिल करने की बात करते हो, तो ये जो ओबीसी सेंसस है इसको पहले पब्लिक करो कि हम सबको पता लग जाए हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, बाकी लोग कितने हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराए जाने की मांग की। चौथी सुर्खी पंजाब के अमृतसर से है। कथित तौर पर स्वर्ण मंदिर में एक लड़की को घुसने से रोक दिया गया। कारण उसके गाल पर छोटा सा तिरंगा पुता हुआ था। लड़की ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। जब उसने कारण पूछा तो उसने कहा, ये पंजाब है। वीडियो में लड़की के साथ एक व्यक्ति और है जो फिर पूछता है, इंडिया नहीं है? व्यक्ति फिर कहता है, पंजाब है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर भरसक बवाल काटा। लोगों ने लिखा कि ये खालिस्तानी टेकओवर है, भारत से पंजाब को अलग करने की साजिश है। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरुचरण सिंह ग्रेवाल का रिएक्शन आया। उन्होंने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा कि महिला के चेहरे पर तिरंगा नहीं था। कहा, ये एक सिख तीर्थ स्थल है, हर धार्मिक स्थल की अपनी मर्यादा होती है। हम सभी का स्वागत करते हैं। अगर किसी अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन लड़की के चेहरे पर पुता झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, क्योंकि उसमें अशोक चक्र नहीं था। ये कोई राजनीतिक झंडा भी हो सकता है। गुरुचरण सिंह ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। 5वीं सुर्खी दिल्ली से आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया। कहा गया कि दिल्ली विधानसभा का यह विशेष सत्र केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि 16 अप्रैल को सीबीआई ने नई शराब नीति में हुए कथित घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। केजरीवाल से सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। आज विधानसभा के सत्र के दौरान केजरीवाल ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। विधानसभा सत्र के दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए केजरीवाल ने एक राजा की कहानी सुनाई और कहा कि राजा डिग्री मांगने पर जुर्माना लगा देता था। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ? बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद। पूरे देश में हाहाकार मच गया, तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से, उस चौथी पास राजा की वजह से। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास, बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो।
अब उसको कुछ अकल नहीं थी राजा को, अनपढ़ राजा था, उसने साइन कर दिए, 3 काले कानून पास हो गए किसानों के। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के अंदर। अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। धीरे धीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई, क्योंकि राजा ऐरे गहरे। इससे पहले एक और राजा आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी ऐसे ही करता था। कभी उसने देश की राजधानी बदल दी, कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा। उसी तरह से ये था अनपढ़ राजा, कुछ भी कर देता था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जो लोग अधिकारी के रूप में उनके साथ काम कर रहे थे, आज वही, उस दिन भी उन्होंने टोका था और आज वो कोर्ट में है कि इन लोगों लूट बनाने की योजना बनाई, हमें धमकाया, हमें जबरदस्ती उसमें शामिल करने की कोशिश की। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल के बयान का कोई मतलब नहीं। अरविंद केजरीवाल के पूछताछ के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ये व्यक्ति अब तक का मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति है और इनको कड़ी जांच होनी ही चाहिए। अगली सुर्खी भी आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी है। पार्टी की गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालिया को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इटालिया को सूरत की क्राइम ब्रांच ने गुजरात के गृह मंत्री और बीजेपी नेता हर्ष सांघवी पर टिप्पणी करने के मामले में कार्रवाई करके बुलाया था। इटालिया ने पिछले साल यानी सितंबर 2022 में गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ता ने FIR दर्ज कराई थी। आज इस मामले में गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का अब एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। एक एक करके सबको जेल में डालेंगे ये लोग, ऐसा केजरीवाल ने कहा। जवाब में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने केजरीवाल को झूठा बताया। कहा कि झूठ, CBI की पूछताछ के बाद ऐसी बदहवासी छाई है कि जनाब हर तरफ जेल ही जेल नजर आ रही है। मतलब जनाब को हर तरफ जेल ही जेल नजर आ रही है। 7वीं सुर्खी आई बठिंडा से। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में 12 अप्रैल के दिन सेना के 4 जवानों की गोली लगने के कारण मौत हुई थी। मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने इस मामले में एक जवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुआ जवान इस मामले का एकमात्र गवाह है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक आरोपी जवान ने पूछताछ में बताया कि चारों जवान उसे जलील करते थे, शारीरिक उत्पीड़न करते थे। इसके कारण वो निराश हो गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमले में इस्तेमाल किया गया एक हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना के बाद सेना ने एक बयान जारी करके बताया था कि एक इंसास राइफल और 28 राउंड कारतूस मिलिट्री स्टेशन से गायब हुए थे। पुलिस को जांच में घटनास्थल से 19 कारतूस के खोखे बरामद हुए थे। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब मुलाकात होगी कल। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।